आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11 के मॉडल क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें मेरी कोशिश ये रही है कि जो वैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ डिस्कशन की ज़रूरत हो वहाँ मैं कोशिश करूँगा कि डिस्कशन रिक्वायर्ड डिस्कशन आपको मिले। ठीक है, तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। तो उस कंप्लीट सिलेबस के आधार पर एक तरह से आपका टेस्ट भी हो जाएगा और एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी, और आप इसी तरह अच्छा से तैयारी करते रहें ताकि अच्छे से 12 में आ जाएं और 12 में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, एक अच्छी तैयारी के साथ आप इंटर करो, यही हमारी भी शुभकामना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड की ओर से मॉडल शॉर्ट क्वेश्चंस क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में। ठीक है, आइए फर्स्ट सवाल देखते हैं। पहला सवाल हम लोग का है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल, माइंड इट, सबसेल में, सबसेल मीन्स सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट किसको रेफर करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर को, और एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं एल से। तो यहां पर एल का वैल्यू आपको दिया गया है 3। ठीक है, तो आप भी जानते हैं कि फर्स्ट सवाल ये लिया गया है एक क्वांटम नंबर से, क्वांटम नंबर, और वो भी पर्टिकुलरली एजीमुथल क्वांटम नंबर से। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर रेफर करता है सब ऑर्बिट या सब सेल को। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको इंडिकेट करता है? सब ऑर्बिट या सब सेल को। ठीक है, हर सबसेल के लिए, हर सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का एक फिक्स्ड वैल्यू है जो आप भी जानते हो। ठीक है, वो फिक्स्ड वैल्यू एक पर्टिकुलर सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। एक बार अपने से मेमोराइज कर लें। यहां मैं लिखता हूं, देखिए यहां पर लिखते हैं सब ऑर्बिट, नोटेशन ऑफ सब ऑर्बिट। नोटेशन ऑफ सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट का नोटेशन क्या क्या होता है? एस, पी, डी एंड एफ। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू, इन सभी सब ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू, अलॉटेड वैल्यू फिक्स्ड है। उस एल के वैल्यू को हम यहां लिखते हैं वैल्यूज ऑफ एल, दैट मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एल का वैल्यू इस सब ऑर्बिट के लिए आप भी जानते हो 0 होता है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होता है। आपसे सवाल पूछा गया है एल इज इक्वल टू 3, तो आप समझ जाओ एल इज इक्वल टू, एल का वैल्यू यहां पर 3 दिया गया है, एल का वैल्यू यहां 3 दिया गया है। ये देखिए एल का वैल्यू 3 दिया गया है, मीन्स आपको एफ सबसेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, रह सकते हैं, उसके बारे में आइडिया देना है। तो आप भी जानते हो कि एफ सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 7, एंड एवरी ऑर्बिटल कंटेन्स ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और एफ सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सब सेल विल बी इक्वल टू 7 into 2 इज इक्वल टू 14। इसका मतलब कि आपका जो ऑप्शन है 4, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझ लें कि ये सवाल लिया गया है क्वांटम नंबर से। ठीक है, हर क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हैं बात। और एल रेफर करता है सब ऑर्बिट को। हर सब ऑर्बिट के लिए एल का डिफरेंट एंड फिक्स्ड वैल्यू होता है, जिसको हमने यहां दे दिया है
यहाँ पर नोटेशन है सब ऑर्बिट का। अगर सब ऑर्बिट एस रहे तो उसके लिए एल का वैल्यू 0 होता है, पी रहे तो एल का वैल्यू 1, डी रहे तो एल का वैल्यू 2 और एफ रहे तो एल का वैल्यू 3 होता है। आपसे सवाल पूछा गया है कि जब एल का वैल्यू 3 हो, एल का वैल्यू 3 हो, इसका मतलब कि आपको एफ सबसेल के बारे में आइडिया लिया जा रहा है। तो एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? यू नो, आप जानते हो इस बात को। एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां लिख लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a subcell, ठीक है, for which L is equal to 3। L is equal to 3 होने से आपका सबसेल क्या हो जाएगा? F सबसेल, और F सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होगा। मैं समझता हूं कि आप लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अपने फीडबैक हमें जरूर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। द मास ऑफ हेवी वाटर। हेवी वाटर क्या है? देखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक को बोलते हैं प्रोटियम, दूसरा को ड्यूटेरियम और तीसरे को ट्राइटियम। इसको देख लें 1 मिनट में। ये हो गया आपको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 3 हुए। नंबर 1 प्रोटियम, इसका एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1। नेक्स्ट ड्यूटेरियम, एटॉमिक मास 2, एटॉमिक नंबर 1। और ट्राइटियम, एटॉमिक मास 3 और एटॉमिक नंबर 1। ये जो ड्यूटेरियम है, वैसा हाइड्रोजन एटम्स जिसका मास नंबर 2 है, ठीक है, उसको ड्यूटेरियम कहते हैं, ठीक है। और ये ड्यूटेरियम बनाता है D2O, जबकि हाइड्रोजन बनाता है H2O, जिसको हम नॉर्मल वाटर कहते हैं। ड्यूटेरियम बनाता है D2O, तो D2O में हाइड्रोजन का मास होता है 2, ठीक है। तो यहां दिया गया है हेवी वाटर, इसी D2O को हम हेवी वाटर कहते हैं, समझे। तो हेवी वाटर में जब H2O का मास अगर कैलकुलेट करना होगा, अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन का मास होता है 1 × 2 + 16 = 18, ठीक है। अब ड्यूटेरियम में क्या हुआ? इसका मास हो जाता है 2, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास जब हेवी वाटर का हम कैलकुलेट करेंगे, तब उसको क्या करेंगे? 2 × 2 + 16 = 20। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3। समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट तीसरे सम्स की ओर चलते हैं। Which of the following concentration unit depends upon temperature? टेम्परेचर के ऊपर कौन सा कॉन्सेंट्रेशन यूनिट डिपेंड करता है? तो अगर मोलरिटी की बात देखें तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? N/V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं मोलरिटी। इसमें देखिए डिनोमिनेटर में वॉल्यूम टर्म है, एंड वॉल्यूम टर्म इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। अगर एक्सप्रेशन में वॉल्यूम टर्म है तो वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका होगा मोलरिटी नंबर 1। मोलरिटी यहां ये भी जानते चलें, मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब कि यहाँ पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं मास का,
जहां W है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हम जानते हैं कि मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मास टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। और मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। इसको आप जानते हो, वैसे जानकारी के लिए थोड़ा देख लें। सपोज करें कि ये एक हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स हम मान लिए Na, और इसमें जो सॉल्यूट डाले हैं हम उसका नंबर ऑफ मोल्स मान लिए Nb। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? XB इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बात? तो यहां भी देखें, नंबर ऑफ मोल्स है जिसका टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर। द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? ये तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ है आपको 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल का मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू आपको दिया गया है 2, एंड p इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी आपको हमने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में रहे तो p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 3। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट, और L फॉर 1 का मतलब हो गया P। ठीक है, तो 2p के लिए हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 और L इज इक्वल टू 1 का मतलब हुआ P सब सेल। नेक्स्ट सम्स की ओर आए। नेक्स्ट सम्स में आपको कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। वेरी सिंपल, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसमें क्या दिया गया है? आपको मास दिया गया है, मास दिया गया है और नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करो, पहले मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यहां गिवन मास और यहां देखिए सभी 3 एटम के रूप में है, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। ठीक है, तो गिवन मास बाई इसके लिए आप ले लो मोलर मास। समझे? इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये हो गया आपको नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। समझे? तो इसमें कैल्शियम के लिए क्या हो जाएगा? आपको मालूम रहना चाहिए कि कैल्शियम का मोलर मास या एटॉमिक मास क्या होता है? कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। तो कैल्शियम के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 1/40, 1/40 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जबकि सोडियम के केस में क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 सोडियम का होता है 23 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। लिथियम के केस में क्या हो जाएगा? लिथियम के केस में हो जाएगा, लिथियम का मोलर मास होता है 7, 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 6.022
इंटू 10⁻23। जबकि क्लोरीन के केस में देखिए यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, एक क्लोरीन में Cl2 में क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। इसका मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स जितने होते हैं किसी मॉलिक्यूल में उसको बोलते हैं उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी। तो एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आप दिया, यहाँ मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन का 35.5 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 71 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। और चूंकि ये डाई एटॉमिक है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये बताएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स हुए, Cl2 में कितने मॉलिक्यूल्स हुए, 1 ग्राम Cl2 में कितने मॉलिक्यूल्स हुए, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1/71 इंटू 10⁻6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा, क्योंकि एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं। तो यहां पर ये संख्या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब इसमें पूछा जा रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे आप, कितने होंगे। देखें डिनोमिनेटर में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ देखिए 40 है, यहाँ देखिए 23 है, यहाँ देखिए 71 है और यहाँ पर 7 है। तो डिनोमिनेटर में सबसे छोटी संख्या है लिथियम के लिए। इसका मतलब कि इसका जो वैल्यू आएगा वो सबसे अधिक होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। Fe किस ब्लॉक का एलिमेंट है, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आर्गन कोर 3d6 4s2। ठीक है, 4s2 पहले फिलअप होता है, आप भी जानते हो, लास्ट में फिलअप होता है n-1d ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि d ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है इसलिए इसको बोलेंगे d ब्लॉक एलिमेंट। आप भी जानते हैं d ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, जब कोई लास्ट इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में इंटर करे तो इस ब्लॉक एलिमेंट, जब p में इंटर करे तो p ब्लॉक एलिमेंट, जब d में इंटर करे तो d ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ आयरन के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन, एंट्रेंस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, entrance of last electron occurs in n-1 d orbital, n-1 d ऑर्बिटल। यहाँ n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है यहाँ पर 4, n = 4, तो n-1 हो जाएगा 3। तो n-1 d ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है इसलिए ये d ब्लॉक एलिमेंट है। करेक्ट ऑप्शन इज 1। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर। What will be the amount of water produced when combustion of 16 gram of methane? By the combustion of 16 gram of methane, 16 ग्राम ऑफ मीथेन क्या होगा, 16 ग्राम ऑफ मीथेन क्या होता है इसमें। देखिए इसके लिए कंबसन का एक फॉर्मूला है, कंबसन का एक जनरल फॉर्मूला है जो आप लोगों को जानना चाहिए। वैसे ये जनरल फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ कंबसन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। चूँकि यहाँ हमने लिया है मीथेन और मीथेन है अल्केन ग्रुप का, अल्केन फैमिली का है। अल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2।
ठीक है, तो ये फिक्स्ड है। इसके लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया है कि जब कंबसन होगा तो अल्केन का एक मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। कंबसन इज नथिंग, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, इसके लिए एक फॉर्मूला हमने दिया है, मीन्स दिया गया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अल्केन के लिए CnH2n+2, यहाँ हो जाएगा 3n+1/2। ये इतना O2 चाहिए, जहां पर N = है नंबर ऑफ कार्बन एटम। N = नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ये जब कंबसन कराएंगे, तो आपको मिलेगा NCO2 प्लस N+1 H2O। H2O के N+1 मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है, और CO2 मिलेगा N। इसके अलावे आपको हीट एनर्जी मिलती है। अब इसके आधार पर आप इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहां पर मीथेन दिया है, इसका मतलब N = 1, तो ये हो जाएगा CH4 प्लस, यहां देखिए N = 1 है तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4/2 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 मीन्स 2O2। इसका हमने कंबसन कराया, कंबसन कराने से क्या मिलेगा, देखिए N = 1 है तो NCO2, इसका मतलब कि 1 CO2 प्लस N+1 H2O, N का वैल्यू 1 है तो यहां हो जाएगा 2 H2O। ठीक है, यहां हीट एनर्जी कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि हमें इस प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करना है। अब देखें, 16 ग्राम मीथेन को हम कंबसन कराएंगे, जलाएंगे, तो हमें कितना वाटर का कितना अमाउंट मिलेगा। तो आप देखो कि इसमें मीथेन का कितना है, कार्बन का हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन 1 × 4 16 ग्राम ऑफ मीथेन मीन्स 1 मोल ऑफ मीथेन। तो 1 मोल ऑफ मीथेन का कंबसन कराएंगे तो हमें वाटर कितना मिलता है, 2H2O। 2H2O का अमाउंट कितना होगा, देखिए 2 × H2O का कितना हो गया, 1 × 2 प्लस 16, तो ये 2 × 18 = 36 ग्राम। बात समझे? इसको एक्सप्लेन करके इसलिए दे रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि यही सवाल आए। मान लीजिए कि मीथेन के बदले आपको इथेन दे दिया जाए, तो इस आधार पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ रहे हैं बात? चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। Which of the following electronic configuration is not possible? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2p4, 2d5, 4s1 एंड 5f6। इसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है? ठीक है, तो ये तो देखते आप बता सकते हो। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट है सेकंड ऑर्बिट, n = है 2, इट इज सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट में जितना ऑर्बिट नंबर होता है उसमें सब ऑर्बिट उतने ही होते हैं, तो सेकेंड ऑर्बिट का ऑर्बिट नंबर हो गया आपको 2। इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ सब ऑर्बिट क्या होंगे, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स ये भी होंगे 2, और वो सब ऑर्बिट कौन कौन होंगे,
वो सब ऑर्बिट कौन कौन होंगे? एक होगा s और दूसरा होगा p, जबकि यहां पर दिया गया है 2d। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सेल ऑफ कॉपर एटम। कॉपर एटम के फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कॉपर का हुआ आपका 29। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये हो गया आर्गन कोर। आर्गन कोर के बाद 4s1, आपको याद होगा ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबिलिटी कंसिडरेशन को देखते हुए हम लोग यहाँ 4s1 और 3d10 इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो फोर्थ ऑर्बिट हो गया हमारा 4s1। 4s1 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, इसका एक्सेप्शनल वाला एक और है जिसको आप जानते हो, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमियम। क्रोमियम का क्या होता है? आर्गन कोर। आर्गन कोर, उसके बाद 4s1 एंड 3d5। समझे? इसलिए बता दे रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि यही सवाल पूछा जाए, आपसे कॉपर के बदले क्रोमियम को भी पूछा जा सकता है, तो आपके दिमाग में रहे इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज? लार्जेस्ट साइज, यहां देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, एल्यूमिनियम का होता है 13। आप जानते हो, आप ये दोनों एक ही पीरियड में हैं, आप जानते हो कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, इसका मतलब कि एटॉमिक साइज ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एटॉमिक साइज ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम बड़ा होगा एल्यूमिनियम से। क्यों? क्योंकि यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब आप इसमें डिसाइड कर लो लार्जेस्ट साइज कौन होगा। आप जानते हैं कैटायंस हैव ऑलवेज स्मॉलर साइज देन इट्स पेरेंट एटम। अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि कौन लार्जेस्ट साइज का होगा, तो डेफिनेटली ये जो कैटायन है ये स्मॉलर साइज का होगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज मैग्नीशियम। समझ में बात आ रही है? लार्जेस्ट साइज पूछा जा रहा है, तो लार्जेस्ट साइज मैग्नीशियम में देखें, मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स हैं, जबकि एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, जिसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एल्यूमिनियम में अधिक हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम तो इस तरह से नेग्लेक्ट हो गया। अब मैग्नीशियम और Mg2+ में कैलकुलेट करें। आप वैसे भी जानते हो कि कैटायंस हैव ऑलवेज स्मॉलर साइज देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। जो कैटायन होते हैं उनका साइज हमेशा छोटा है उस एटम से जिनसे उनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चले। The element of atomic number 35 belongs to which block of periodic table? यहाँ आपको 35, वैसे 35 जाना पहचाना एटॉमिक नंबर है क्योंकि ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है। 35 होता है ब्रोमीन। आप ऐसे भी इसको समझो कि आपका मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर क्या होता है जी? 2, 8, 18, 32 और ये तो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, मीन्स फर्स्ट पीरियड में
ये जो लेफ्ट टू राइट लाइन जाती है इसको पीरियड कहते हैं, आपको मालूम है। तो फर्स्ट पीरियड में दो एटम होते हैं, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18। ठीक है, आप क्या करो सुविधा के लिए इसमें से 18 घटा लो, 18 घटा लो तो आपको क्या मिलेगा? 17 मिलेगा। 17 किसका एटॉमिक नंबर है? क्लोरीन का। क्लोरीन किस ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप 17 का। ठीक है, तो ये 35 वाला भी ग्रुप 17 का एलिमेंट होगा। अंतर यही होगा कि इसमें इससे बड़ा साइज इसका होगा। एक्चुअली ब्रोमीन का होता है। और आपको यहां देखना है कि कौन ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ब्लॉक कैलकुलेट करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में इंटर करता है, जिस सबसेल में इंटर करता है, वही उसका ब्लॉक होता है। दूसरी बात ये कि जिस ब्लॉक में क्लोरीन होगा उसी ब्लॉक में ये 35 एलिमेंट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होगा, दैट इज ब्रोमीन। समझ रहे हैं? तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, देखिए, नियॉन 3s2 3p5, ये p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो ब्रोमीन में क्या हो जाएगा? 3s2 के बदले 4s2 4p5 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा p। चलिए नेक्स्ट देखें, यूपैक सिंबल। यूपैक सिंबल, इसका यूपैक सिंबल क्या होगा? 129। तो यूपैक सिंबल क्या है? अभी 100 तक के एलिमेंट का नाम असाइन किया जा चुका है, कंफर्म किया जा चुका है, लेकिन 100 के बाद जो एलिमेंट है उनका कोई ऑथेंटिक नेम अभी नहीं असाइन किया गया है, नहीं अधिकृत किया गया है। जिससे क्या करते हैं कि यूपैक ने उनका नाम, उनके नेमिंग के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला बनाया है। उस फॉर्मूले के आधार पर उसका नाम हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो उस फॉर्मूले का पैटर्न एक परफॉर्मा के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। उस परफॉर्मा में देखें, जैसे यहां है यूबीएन, तो यू का मतलब हो गया अन। ठीक है, बी का मतलब हुआ बाई, और एन का मतलब हुआ नील। नील माने 0, और उसमें हम जोड़ते हैं ईएम। आप पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे इसको। तो ये हो गया अन, बाई, नील, ईएम। अन फॉर 1, बाई फॉर 2, नील फॉर 0। ठीक है, तो यूबीएन कहने से आपको रेफर करता है वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 120 होगा। इस आधार पर देखें 129 का क्या होगा? देखिए, यू फॉर अन, बी फॉर बाई, ई फॉर इन फॉर 9, और इसमें आप जोड़ दो ईएम। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 9। समझे? तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा 2। बात आ रही है समझ में? वैसे इसका अगर आप कैलकुलेट करो, इसका कैलकुलेट करो तो ये क्या हो जाएगा? अन, ठीक है, फिर यू, तो अन, और ओ फॉर ऑक्टेनियम। तो ये हो जाएगा 1 1, ऑक्ट मने 8।
ये 118 के लिए हो जाएगा। और UBS, U फॉर अन, B फॉर बाई, 1 2 S फॉर सेप्टियम, ये 117 के लिए हो जाएगा। आप लोग इसको अपने भी रिवीजन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? बड़ी जाना पहचाना इक्वेशन है जी, 10th से आप पढ़ते आ रहे हो चार्ल्स लॉ के बारे में। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो वॉल्यूम और टेम्परेचर, यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखना बेटर होगा, के बीच रिलेशन दिखाता है, दैट इज चार्ल्स लॉ। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो दिखाता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P और V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, जब हमारा N और टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, दिस इज बॉयल्स लॉ। इसको हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। समझे? चलिए, इस तरह और भी लॉज हैं, बड़ी सिंपल लॉज हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स? आप 5-6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। द आंसर विल बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक वैसा एलिमेंट है जो सबसे अधिक अबंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिन गैस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस, ये भी पूछा जा सकता है कि सिन गैस को क्या बोलते हैं। इट इज सिंथेसिस गैस। और सिंथेसिस गैस है क्या? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। आप भी फिर से सुनो, सिंथेसिस गैस क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर को हम सिंथेसिस गैस कहते हैं। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन 2। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर को सिंथेसिस गैस कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम सिन गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन CuSO4 into 5H2O? यहां इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान देना होगा। कॉपर सल्फेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉपर सल्फेट में, यहां है कॉपर सल्फेट CuSO4 into 5H2O। 5H2O को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? अब इस 5H2O में से आप ध्यान दो कि 4 H2O होते हैं, वो CuSO4 के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है, और एक H2O हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होता है, जिसके कारण अगर हम CuSO4 into 5H2O को हिट करते हैं तो पहले वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर जाता है। वही मॉलिक्यूल जो बाहर जाता है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड से अटैच्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्पेरेटिवली वीक होता है। और जो 4 मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड होते हैं, घेरे हुए होते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड कह सकते हैं। ठीक है, उनका जो बॉन्डिंग होता है कॉम्पेरेटिवली स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल की संख्या होगी 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन किसको कहते हैं आपको मालूम होगा। कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज हो, कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको कार्बोकैटायन कहते हैं। ठीक है, अब ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने शायद पढ़ा होगा। 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल देन 2 डिग्री and 2 degree is less stable than 3 डिग्री। जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होंगे वो सबसे अधिक स्टेबल होंगे। तो आपको पहचानना होगा कि इसमें 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है। आइए थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये पहले को हम कैसे लिखेंगे, ये हुआ आपको देखिए CH3 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 CH2।
ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान दें कि ये जो कार्बोकैटायन हुआ, दिस कार्बोकैटायन, और ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब इसको देखें, यहां पर देखें आपको क्या है, सी 3 ठो CH3 ग्रुप से अटैच्ड है। और यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि कार्बन के चारों तरफ हमेशा 4 बॉन्ड ही रहेंगे, उससे न तो अधिक हो सकते हैं ना कम हो सकते हैं। यहां पर 3 बॉन्ड है, दैट मीन्स दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। इसलिए ये कार्बन कितना डिग्री का हो गया? इट इज 3 डिग्री कार्बन, एंड इट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। थ्री डिग्री कार्बोकैटायन। तो अभी हमने बताया कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्टेबल होते हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो डेफिनेटली इट विल बी 3 डिग्री। आप यहां देख लें, इट इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसका स्ट्रक्चर बना के देख लें। यहां पर देखिए CH3 CH CH2 CH3, यहां पर 2 अल्काइल ग्रुप, ठीक है, 2 अल्काइल ग्रुप मिडिल कार्बन से अटैच्ड है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कार्बन हुआ आपको 2 डिग्री कार्बन, तो ये वाला कैटायन हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ में आ रही है बात? और यहां पर देखें, इट इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये तो क्लियर है। यहां देखिए केवल एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, जबकि 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। यहां पर इसको आप लिख सकते हो ऐसे, CH3 CH2, और ये देखिए एक का हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, यहां पर कार्बन एटम है, ठीक है। तो यहां से एक अल्काइल ग्रुप, जब एक कार्बन से आप जानते हो 1 डिग्री कार्बन का जो डिस्क्रिप्शन, कि एक कार्बन से चाहे तो कोई दूसरे कार्बन अटैच नहीं हो, चाहे एक कार्बन अटैच्ड हो, तो वो कार्बन 1 डिग्री कार्बन होता है। दैट मीन्स कि ये जो कार्बन होगा ये 1 डिग्री कार्बन होगा, एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ आपका दूसरा नंबर, इसलिए सही ऑप्शन यही होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन विल बी द मोस्ट स्टेबल। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। The best and latest techniques for isolation, purification and separation of organic compounds, ये जीके की चीज है कि सबसे जो लेटेस्ट तकनीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोलेशन निकालने का, प्यूरिफाई करने का और सेपरेट करने का, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसके बारे में हम कभी आपको डिटेल में बताएंगे। CaCO3 इज नोन एज, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, CaCO3 इज नोन एज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को CaCO3 कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द अल्कली मेटल गिव हाइड्रेटेड सॉल्ट, विच ऑफ द अल्कली मेटल गिव हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो यहां पर एक फॉर्मूला आप याद रखो, यहां पर एक फॉर्मूला याद रखें कि एटॉमिक साइज is inversely proportional to hydration। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका एटॉमिक साइज छोटा होगा उसमें हाइड्रेशन सबसे अधिक होगा। तो अब आप ये तय करो कि किसका एटॉमिक साइज छोटा है।
आप देख रहे हो कि ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी ग्रुप वन के एलिमेंट हैं, और ग्रुप वन में आप ऊपर से नीचे जाते हो तो एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है। इसका मतलब कि फर्स्ट जो लिथियम होगा उसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा होगा, द लीस्ट एटॉमिक साइज, द लीस्ट एटॉमिक साइज। लीस्ट एटॉमिक साइज होने से क्या हुआ, लिथियम के केस में हाइड्रेटेड सॉल्ट, लिथियम हाइड्रेटेड, बढ़िया हाइड्रेटेड सॉल्ट देगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, the pair of hybridized orbitals involved in the formation of C2 and C3 bond, C2 and C3 bond। यहाँ देख लीजिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आप नंबरिंग कर लो। नंबरिंग कैसे करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक है, आप देख रहे हैं दोनों तरफ से डबल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पर है, तो जिधर से मर्जी आप नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यहाँ देखें कार्बन नंबर 2 और 3, तो कार्बन नंबर 2 में आप देखते हो कि ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। ठीक है। और कार्बन नंबर 3 में आप देखते हो कि ये केवल सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। देख रहे हैं ना, यहाँ कार्बन नंबर 2 डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, और कार्बन नंबर 3 ये हुआ आपका, ये हुआ कार्बन नंबर 2 एंड इट इज कार्बन नंबर 3। और आपको मालूम है कि जब एक कार्बन चारों तरफ से केवल सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और जब डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन का पेयर क्या हो जाएगा, sp2 sp3। इसका मतलब कि करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, sp2 sp3। समझ में आ रही है बात? फिर से एक बार बता दें, जब कार्बन के चारों तरफ केवल सिंगल बॉन्ड हो, दैट मीन्स कि कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड ओनली बाय सिंगल बॉन्ड, देन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन विल बी sp3। जब कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जब डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो तो sp। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को कांस्टेंट लिए हैं, बहुत सिंपल सी बात, टेम्परेचर को कांस्टेंट लिए हैं। टेम्परेचर आइसो मीन्स सेम, कांस्टेंट, तो उस ग्राफ को हम बोलेंगे आइसोथर्म। ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स में, अल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1 के मेटल्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। इस ब्लॉक के ग्रुप 1 के मेटल को अल्कली मेटल कहते हैं, और ग्रुप 2 के मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अल्कली मेटल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। नो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे डिक्रीज करेगा, तो सबसे अधिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस में होगा, जिसका साइज सबसे छोटा होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, आप समझ लो कि ये है एटम, तो ऐसा एटम बन गया जी, ये देखिए एकदम खूबसूरत सा एटम यहाँ अब की बना। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए हमें एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ेगी, एंड दैट एक्सटर्नल एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दैट
जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगती है, जिसके कारण एटम कैटायन में कन्वर्ट होता है। हालांकि ये अंडर सर्टेन कंडीशंस में है, जिसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी के डिस्क्रिप्शन में हमने बताया है आपको, ठीक है। तो जो एनर्जी हमें बाहर से लगानी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आप ही थोड़ा सोचो कि जब साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें अधिक एनर्जी लगेगी। फिर से समझें, अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच ये रहा आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा। हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो रिमूव करने में हमें अधिक एनर्जी लगेगी। अधिक एनर्जी लगने का मतलब कि उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू अधिक होगा। अगर इसी को अगर बड़ा एटम आप बना लो, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर है न्यूक्लियस, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, तो देख रहे हैं ना, इनके बीच डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें कम एनर्जी लगेगी। इसका मतलब कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो आईपी का वैल्यू कम होते जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप जानते हो कि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आईपी का वैल्यू कम होता है, जबकि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से आईपी का वैल्यू, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू इंक्रीज करता है, जबकि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। समझ में आ रही है बात? तो इसमें से अब ऑप्शन देखें। यहां देखिए, लिथियम सबसे छोटा साइज का है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें मात्र 2 ऑर्बिट हैं, इसमें 3 ऑर्बिट, इसमें 4 और इसमें 5 ऑर्बिट हैं। साइज बड़ा होते जा रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 3, ठीक है। चलिए, द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, ये रहा आपका NH3 मॉलिक्यूल, जिसमें NH3 मॉलिक्यूल में 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, माने 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक सिंपल से समझ में आने वाली चीज आप याद रखो कि जिस एटम के चारों तरफ जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, चाहे वो लोन पेयर के रूप में हो या बॉन्ड पेयर के रूप में हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से कैलकुलेट करते हैं उसकी शेप को, उसके हाइब्रिडाइजेशन को। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए आपको 3 शेयर्ड पेयर। ये देखिए, 1 2 3 शेयर्ड और 1 लोन पेयर, मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल हो गए 4 हो गए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। sp3 होने से इसका शेप होना चाहिए रेगुलर टेट्राहीड्रल, माइंडेड होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका शेप हो जाता है पिरामिडल। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 4।
समझे? चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, बड़ी सिंपल सी बात है। कितना बार आप लिखे होंगे कि दो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो O2 का फॉर्मेशन होता है। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां पर दो बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। A system in which there is no exchange of energy or matter between system and surrounding। ये थर्मोडायनेमिक्स के ये क्वेश्चन है। आप जानते हो, अगर हम एक कंटेनर लिए हैं, इस कंटेनर में वाटर को हम लिए हैं, ठीक है। सपोज करें, माने क्विक एक्शन, क्विक ऑब्जर्वेशन देखने के लिए इसको आप हीट करो तो क्या निकलेगा? इससे आपको हीट एनर्जी भी निकलेगी और वेपर के रूप में मास भी निकलेगा, मास मींस मैटर भी निकलेगा। ठीक है, ये जो कंटेनर हो गया, ये हो गया आपका सिस्टम। और कंटेनर के बाहर का जो स्पेस हो गया, कंटेनर के बाद जो सटा हुआ स्पेस है, दैट इज सराउंडिंग। आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। और यहां जो वाटर हम लिए हैं सिस्टम के अंदर, वो वाटर आपको सिस्टम के अंदर आ गया, समझे? तो ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट का भी आदान प्रदान कर रहा है, प्लस मैटर का भी, क्योंकि वेपर निकलता है। वेपर को आप ध्यान दे के देखो, अगर हाथ दो तो आप देखेंगे आपका हाथ भीग जाएगा, मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स, मीन्स मास भी बाहर जा रहा है। तो सराउंडिंग के साथ हीट भी बाहर जा रही है और मास भी बाहर जा रहा है। दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। इसको हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम। अब हमने क्या किया, इस कंटेनर को ढक दिया, इसमें वाटर है तो क्या हुआ, मास, जो मास पहले वेपर निकल रहा था, वो वेपर अब नहीं निकलेगा, केवल एनर्जी का कम्युनिकेशन होगा, एनर्जी का आदान प्रदान होगा। सराउंडिंग के साथ जब केवल एनर्जी का कम्युनिकेशन हो, आदान प्रदान हो, तो उस मैटर का नहीं हो, तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। इट इज क्लोज्ड सिस्टम। अब थर्ड बार में आप क्या करो, यहां पर एक कंटेनर लो और ऐसी व्यवस्था कर दें कि अंदर से न तो हीट बाहर जा सके, न अंदर आ सके, न मैटर ही बाहर या अंदर आ सके, मीन्स वेपर भी अंदर या बाहर नहीं जा सके। ठीक है, ये दोनों, न तो हीट न वेपर अंदर या बाहर जा सके, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। यही आपसे पूछा जा रहा है कि वैसा सिस्टम जिसमें ना तो हीट सराउंडिंग के साथ कम्युनिकेट कर सके, मीन्स आदान प्रदान कर सके, ना मैटर, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ एक और वर्ड दिया गया है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस एक्चुअली होता है, सिस्टम जो होता है वो होता है आइसोलेटेड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज आइसोलेटेड। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर हम आते हैं। नेक्स्ट सम्स में हमारा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन। आप सवाल देख के आप ये समझ रहे होंगे कि ये लिया गया है थर्मोडायनेमिक्स से, और थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन देने का कोशिश किया गया है, हालांकि संभवतः है नहीं।
ठीक है। फर्स्ट लॉ कहता क्या है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि सपोज करें आपके पास एक सिस्टम है, मान ले कि ये रूम टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर पर है, तो रूम टेम्परेचर पर इसके इंटरनल एनर्जी को हमने कहा U1, इसका अपना इंटरनल एनर्जी होगा, इस इंटरनल एनर्जी को हमने कहा U1, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पर है। अब आपने क्या किया कि थोड़ा सा इसको हीट कर दिया। हीट करने का मतलब कि इसमें Q हीट दिया, थोड़ा सा हीट कर दिया, तो नेचुरली ये सिस्टम हीट हो गया। माने पहले इसके पास U1 पहले से था, आपने अब क्या दे दिया? Q, हीट एनर्जी दे दिया, ठीक है। तो इसकी इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो गई? इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू U1 प्लस Q, ठीक है। हीट देने से मान लिए कि ये सिस्टम कुछ वर्क करता है, तो यहां पर आपने वर्क डन को ऐड कर दिया, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? इंटरनल एनर्जी हो गई U1 प्लस Q प्लस W, ठीक है। ये इंटरनल एनर्जी का फाइनल स्टेट हो गया। इस फाइनल स्टेट को सपोज करें हम बोले U2, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। यहां देखिए U1 और U2 इंटरनल एनर्जी टर्म्स हैं, ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी है और ये फाइनल इंटरनल एनर्जी है। तो आप क्या करो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लें, इज इक्वल टू Q प्लस W, और U2 माइनस U1 चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको आप लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब देखिए ये एक्सप्रेशन किस में आता है? करेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन, इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ हीट एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेरे समझ से ये इसमें कोई नहीं आ रहा है, तो नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। समझे? चलिए नेक्स्ट, इन ए गिवन स्पीसीज विच वन इज लीविस बेस? लीविस बेस, लीविस बेस क्या होता है? लीविस एसिड ऑफ कॉन्सेप्ट, लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, ये क्या होता है? लीविस एसिड बेस, लीविस एसिड बेस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहता है? ये थ्योरी कहता है कि बेस कौन सब्सटेंस होंगे? बेस वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर लीविस बेस। और एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होंगे? जिसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये स्पीसीज विथ sufficient number of इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होगा। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? जो स्पीसीज चाहे हाँ विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, साफ कर दें, विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी
जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो होंगे लेविस बेस, लेविस एसिड, सॉरी। ठीक है, तो लेविस एसिड और लेविस बेस इसमें आप जान गए। तो इसमें आप देखें कि लेविस बेस कौन होगा, CaOH होल 2, CaOH होल 2, OH माइनस है तो लेविस बेस होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं है। BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है 1s2 2p1। बोरॉन का होता है 1s2 2s2 2p1, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हुए, तो तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के द्वारा यूटिलाइज कर लिए जाएंगे, तो BCl3 का फॉर्मेशन होगा। समझे? NaOH सभी इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज है और OH है, ठीक है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है। यहां NH3 देखें, NH3 में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट कैन बी डोनेटेड टू अदर एटम्स। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ गिवन स्पीसीज इज लेविस एसिड, माने लेविस कॉन्सेप्ट के आधार पर कौन बेस होगा उसको यहाँ आपको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा NH3, क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है। देखिए, अगर ये H प्लस के साथ कंबाइन करता है तो H प्लस के साथ कंबाइन करके ये बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहां पर H प्लस हो गया लेविस एसिड और NH3 हो गया लेविस बेस। समझे? चलिए, conjugate, what will be the conjugate acid for NH2 minus? कॉन्जुगेट ये लिया गया है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट से। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसके पहले अर्हेनियस साहब ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था, तो अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या कहता था, अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट कहता था कि कोई सब्सटेंस जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं, किसको, वाटर मॉलिक्यूल को, द सब्सटेंस विच कैन डोनेट H प्लस आयन, वैसे सब्सटेंस जो H प्लस आयन वाटर मॉलिक्यूल को डोनेट करते हैं उसको अर्हेनियस एसिड कहेंगे। इसी को इंप्रूव किया गया ब्रॉन्स्टेड लॉरी के द्वारा। उन्होंने कहा कि नहीं, वैसे सभी सब्सटेंस जो H प्लस आयन देते हैं, किसी को देते हैं, H प्लस आयन डोनर्स आर कॉल्ड एसिड्स और H प्लस आयन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड बेसेस। ठीक है, जैसे देखें, आपका एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, H2O लिक्विड ये रिएक्ट कर रहा है NH3 लिक्विड से। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये H2O NH3 को एक H प्लस आयन देता है और दे के बनाता है NH4 प्लस OH माइनस आयन्स। ध्यान दे के इसको समझें। ठीक है, तो इसमें देखिए आप कि यहाँ अगर H2O और OH माइनस आयन को कंपैरिजन करें तो इसमें दे आर म्यूचुअली एसिड बेसिस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ये दोनों, ये हो गया आपको एसिड और ये एसिड H प्लस दिया है NH3 को,
H प्लस NH3 को दिया है और देने के बाद OH माइनस आयन का फॉर्मेशन किया है, तो जो रेसिडुअल पार्ट होगा वो होगा बेस। जनरल नोटेशन के रूप में इसको हम कहते हैं एसिड 1 एंड इट इज बेस 1। समझ में आ रही है बात? अब इसको इस तरफ से देखें, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहां पर है हमारा NH4। NH4 एक H प्लस इसको देगा, एक H प्लस, नो सॉरी, NH4 एक H प्लस OH माइनस आयन को देगा तो NH3 और H2O का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब कि H प्लस डोनर यहाँ पर NH4 प्लस है, इसलिए ये भी एक एसिड की तरह काम करेगा। इसको बोलते हैं एसिड 2, ठीक है, और ये हो गया बेस 2। गौर से अगर देखें तो एसिड और बेस के बीच में, एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस ऑफ H प्लस आयंस। तो वैसे एसिड बेस जो H प्लस आयन के डिफरेंस से बनते हैं उनको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। यहां ध्यान दें कि यहां पर ये बेस है, ये बेस है OH माइनस आयन। इसका एसिड क्या होगा? इसमें आप H प्लस ऐड कर दो, OH माइनस आयन में H प्लस ऐड कर दें तो उसका एसिड, OH का एसिड निकल जाएगा। तो यहां पर देखिए आपको दिया गया है NH2 माइनस, NH2 नो NH2 माइनस, NH2 माइनस में आप एक H प्लस को ऐड कर दो तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? NH2, यहां देखिए 2 माइनस है, एक प्लस आपने दिया तो एक प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो गया, यहां बच गया एक माइनस, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। समझे? एक से अलग से क्लास में आप लोग को इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बता देंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सैंपल इन सॉफ्ट ड्रिंक इज 10 to the power -5 मोलर, ठीक है। व्हाट इज इट्स pH? बड़ी सिंपल सी बात है ये। सिंपल सी बात इसलिए है कि आपको इसका फॉर्मूला अगर नहीं भी याद रखें तो जितना आपको पावर होता है ना, pH वैल्यू वही होता है, pH इज इक्वल टू 5। कुछ नहीं याद है तो जितना पावर है उसी को pH लिख दें आप, pH इज इक्वल टू 5 और करेक्ट ऑप्शन होगा 4, ठीक है। वैसे मैंने बेटर है कि आप थोड़ा इसके फॉर्मूला को भी जानें। pH इज इक्वल टू, आप जानते होंगे pH को कैसे हम डिफाइन करते हैं? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। तो ये हो गया माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन है आपको 10 to the power -5। इसको सॉल्व करेंगे, 5 इधर आ जाएगा तो -5 एंड माइनस हो जाएगा 5 लॉग बेस 10। लॉग बेस 10 का वैल्यू 1 होता है तो 5 × 1 इज इक्वल टू 5। pH का वैल्यू हो जाएगा 5। समझ रहे हैं? चलिए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4? वेरी सिंपल। इसका थोड़ा कैलकुलेट करने को फिर से हम लोग मेमोराइज कर लें। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सल्फर का आपको निकालना है, सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या करते हैं? सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को x आप मान लो,
और यहाँ पर देखें एक मॉलिक्यूल है, इट इज़ नॉट एन आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम है, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम रखना होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 प्लस सल्फर का x, ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। चूंकि मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ हमने 0 दिया। तो क्या हो जाएगा ये देखिए, 2 प्लस एक्स, बिल्कुल 0 लेवल से है, नर्सरी केजी क्लास टाइप में। यहाँ हो गया आपको -8 इज इक्वल टू 0 और x -6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +6, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2। समझे? अगर ये आयंस होता तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते? सपोज करें आपको दिया रहता SO4 2-, कुछ नहीं करेंगे, बड़ी सिंपल है। ये देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, और x का हमने ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इज इक्वल टू x। तो ये हो गया x प्लस ऑक्सीजन का आप जानते हो -2 होता है नॉर्मल केसेज में, एक्सेप्शनल केसेज में पेरोक्साइड वगैरह में अलग होते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 4। उसके बाद इस पर जो चार्ज होता है उसको हम उसके इक्वल लिखते हैं। तो ये हो गया आपको x -8 इज इक्वल टू -2 और x, इसको आप इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 8 - 2 इज इक्वल टू +6। तो SO4 कहाँ से हमने लिया? इसी से लिया है। इसके नेगेटिव आयन को हमने, नेगेटिव रेडिकल को यहाँ निकाल के दिखा दिया आपको। इसका मतलब कि चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आपका जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following species do not show disproportionation reaction? समझने वाली थोड़ी बात है। यहाँ देखिए, यहाँ एक सिंपल फॉर्मूला याद रखें कि कोई भी कंपाउंड दिया जाता है, उस कंपाउंड में जिस एलिमेंट की संख्या सबसे कम होती है उसको सेंट्रल एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रल एलिमेंट आपका हुआ क्लोरीन, सब में सेंट्रल एलिमेंट है क्लोरीन। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या है? किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ब्रेक करके 2 नए ऑक्सीडेशन नंबर देता है। एक ऑक्सीडेशन नंबर उससे कम होता है, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर उससे अधिक होता है। इसका मतलब कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है, मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि किसी कंपाउंड के एलिमेंट का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए? कम से कम 3 ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, तभी वो डिस्प्रोपोर्शनेशन के क्राइटेरिया को पूरा करेगा, ठीक है। अब इसमें हम चेक करते हैं। यहां देखिए ClO माइनस, अभी ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाला। ClO माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालो तो ये हो जाएगा x -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू +1, ठीक है। ClO2
ClO2, ये जान के मैं निकाल रहा हूँ कि आप भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, X, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू +3। ClO3 में क्या हो जाएगा, ClO3 बहुत सिंपल है, x प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू -1, x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 6 माइनस 1, x इज इक्वल टू हो जाएगा +5। ठीक है, जबकि ClO4 में क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, x प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू -1, x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। आप जानते हो कि क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 7 होता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 7 होता है, इसका मतलब कि क्लोरीन और अधिक बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर सकता है। ठीक है, यही कारण है कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ClO4 माइनस। बात समझे, क्योंकि अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो ClO4 माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो अभी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको ब्रेक होना पड़ेगा, एक 7 से कम और दूसरा 7 से अधिक। तो 7 से अधिक होने का इसका सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इसका ऑलरेडी यहां पर ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेकिन यहां पर देखें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है Cl, इससे कम ऑक्सीडेशन मीन्स रिड्यूस हो सकता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, तो रिडक्शन हो गया, और अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है, इसका मतलब कि इसका भी हो सकता है। ठीक इसी तरह इसका ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, दोनों अपने प्रेजेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 नए ऑक्सीडेशन स्टेट में टूट सकते हैं, जबकि ClO4 माइनस जो है वो इसमें, चूंकि क्लोरीन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए इसमें अगर ब्रेकिंग होता है तो एक कम ऑक्सीडेशन स्टेट तो बन सकता है, लेकिन अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बन सकता है। इसी कारण से डिस्प्रोपोर्शनेशन का जो प्रोसेस है वो ClO4 माइनस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन, कौन, ClO4 माइनस। समझे? द नेचर ऑफ CO2 का नेचर एसिडिक बेसिक क्या होता है, आप थोड़ा गेस करें क्या होगा। सबसे पहली बात, CO2 में कार्बन नॉन मेटल है, तो ये हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और ये याद रखेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर, पहली बात। दूसरी बात देखें कि CO2 अगर H2O से रिएक्शन करता है तो H2O से रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन करता है, H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड।
यही कारण से CO2 का एसिडिक नेचर होगा। समझ रहे हैं बात? थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। थर्मोडायनेमिक वे में कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म सभी लिख के आ जाएंगे कि डायमंड होता है, लेकिन एक्चुअल आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्यों होगा? ग्रेफाइट क्यों होगा इसका आंसर? क्योंकि ग्रेफाइट इनर्ट नेचर का होता है। ग्रेफाइट इनर्ट नेचर का होता है और इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर फॉर ऑक्सीडेशन। इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें बहुत अधिक टेम्परेचर की जरूरत होती है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, बोरेक्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? एसिडिक होगा, अल्कलाइन होगा, क्या होगा? इसका अंदाजा हम कैसे लगाएंगे? सॉल्यूशन में अगर वो OH माइनस आयन देता है इसका मतलब कि वो अल्कलाइन है, और अगर H प्लस आयन देता है इसका मतलब वो एसिडिक है। ठीक है, तो यहाँ हम देखें कि जो एक्वस सॉल्यूशन है बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन कैसे हमको मिलेगा? जब बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है जी? Na2B4O7, इट इज बोरेक्स। फॉर्मूला भी याद रखेंगे, बोरेक्स Na2B4O7, Na2B4O7। सोडियम B4 टेट्राबोरेट, B4O7 को टेट्राबोरेट कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट को Na2B4O7, सोडियम टेट्राबोरेट को अगर हम ऑक्सीजन वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सॉल्यूशन मिलता है NaOH प्लस बोरिक एसिड H3BO4। इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 7 डालिए, ठीक है, 2 NaOH और ये हो गया 4 H3BO4, इट इज बोरिक एसिड। सोडियम टेट्राबोरेट को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एक्वस सॉल्यूशन अगर बनाते हैं तो ये देखिए OH माइनस आयंस, ये एक्सेस ऑफ OH माइनस आयंस हमको मिलते हैं, एक्सेस ऑफ OH माइनस आयंस, और एक्सेस ऑफ OH माइनस आयंस के कारण इसका एक्वस सॉल्यूशन अल्कलाइन होता है। ठीक है, जिसको यहां पर बेसिक दिया गया है, चलो बेसिक भी ठीक ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर। द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस CH3CH डबल बॉन्ड CH विल बी, क्या होगा? देखिए बड़ी बढ़िया सवाल है। यहाँ हम लिखते हैं इस इक्वेशन को, आइए लिखा जाए CH3, इसको दूसरे कलर से करते हैं जी, आइए ये कलर CH, ध्यान से समझें इसको, CH3, ठीक है। इस ओजोनोलिसिस का मतलब हुआ ओजोन O3 के साथ रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस,
दैट इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। तो इसको हम ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखिए बड़ी खूबसूरत रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। तो ऑक्सीजन के 3 एटम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? ये होता है एक क्रॉस डबल बॉन्डिंग। एक क्रॉस डबल बॉन्डिंग देख रहे हैं कैसे? क्रॉस डबल बॉन्डिंग, ये देखिए, ये हुआ, यहां से डबल बॉन्ड टूटा, एक ऑक्सीजन ऊपर CH CH3 2 ऑक्सीजन बचा, ये दोनों उसके नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? ये CH और CH के बीच का बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ। देखिए यहां बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या करें? दोनों CH के ऊपर एक ऑक्सीजन दे दें और नीचे 2 ऑक्सीजन दे दें। समझे? अब क्या होगा नेक्स्ट में देखें। इसको हम फर्दर रिएक्शन कराएं जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तो देखिए इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होता है। देखिए लाइक दिस। अब लेफ्ट वाला पार्ट एक प्रोडक्ट हुआ, क्या मिला आपको? देखिए CH3 CH और वैलेंसी पूरा करने के लिए यहां आ गया ऑक्सीजन। इधर क्या मिला आपको? CH वैलेंसी पूरा किया हमने, CH3, ठीक है। और ये जिंक माइनस यहाँ ZNO बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो गया? 2 CH3 CHO एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बात आ रही समझ में? यहां हमने क्या किया? ये इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट टू इन। ब्यूट टू इन में इट इज ओजोन। ओजोन के साथ रिएक्शन करा है। तो यहां CH डबल बॉन्ड के एक क्रॉस बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ। बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरह से हुआ जिससे ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम ऊपर और 2 ऑक्सीजन एटम नीचे अटैच्ड हो गए। उसके बाद जिस तरह से हम बॉन्ड ब्रेकिंग का इंडिकेशन दिए हैं, जिंक के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करने से उस तरह बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ। ये लेफ्ट वाला एक प्रोडक्ट हो गया और ये राइट वाला एक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, जिसको हमने यहां दे दिया है। फाइनल प्रोडक्ट हो गया आपको एसिटल्डिहाइड। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड और इसका नाम है इथेनल। समझे? ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी इससे रिलेटेड मटेरियल है समय समय पर इसका वीडियो डालते रहूं और 12 में भी आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा। नेक्स्ट लिखें CH3 CH2 HCl। CH3 CH2 HCl, ठीक है। इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? शायद आपको याद होगा, दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन मार्कोनिकॉफ एडिशन। यहाँ पर आपको, यहाँ हम दिए हैं CH3 CH CH2। तो ये क्या हो गया आपको? इट इज प्रोपीन। प्रोपीन देखिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब HCl को ऐड करते हैं, HCl को ऐड करते हैं तो शायद आपको याद होगा
कि HCl को ऐड करने से क्या होता था, इसका जो निगेटिव पार्ट है, दैट निगेटिव पार्ट will add to that carbon atom which contains lesser number of hydrogen atom. डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड उस कार्बन के साथ ऐड होता है इसका नेगेटिव पार्ट जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH Cl और ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा तो हो जाएगा CH3। ठीक है, इसी फॉर्मूला को, ये क्या हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, दिस इज 2 क्लोरो प्रोपेन। करेक्ट ऑप्शन इज 2। समझ में बात आ रही है? फिर से देखें, ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन हुआ। अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्यों हुआ? क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डिफरेंट नंबर्स, अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन लाइक प्रोपीन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होता है, यहाँ HCl है, HBr रहता तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लागू हो जाता इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता, जो ब्रोमाइड है, जो निगेटिव पार्ट है, वो ऐड होता उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। लेकिन यहां पर HCl है तो HCl में एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, M रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार, जिसके अनुसार हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ठीक है, ऐसा होने से आपका प्रोडक्ट मिलेगा 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन और सही ऑप्शन होगा आपका 2। यहां देखिए क्लोरीन को यहां देने के, ऊपर देने के बजाय बगल में दिया गया है, इससे कंफ्यूज मत होंगे। नेक्स्ट आए, बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए इसका नेमिंग तो आप खुद हमको बताओ, खुद बताएं क्या होगा भाई। इसको स्ट्रक्चर में लिख लें, एकदम क्लियर हो जाएगा। CH3 CH2 CH, इसको हमने यहाँ लिख दिया, इट इज़ CH3। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 2 क्लोरो और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है। यहाँ हमने क्या किया, देखिए क्लोरीन ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप किधर से नज़दीक है जी, क्लोरो ग्रुप किधर से नज़दीक है, इधर से हमने नेमिंग किया 1 2 3 4। ठीक है, दूसरे कार्बन पर क्लोरो ग्रुप है तो क्या हो जाएगा इसका 2 क्लोरो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, 2 क्लोरो ब्यूटेन। बहुत सिंपल सा सवाल है। हाँ, आप लोग इससे रिलेटेड नेमिंग पढ़ लेंगे और नेमिंग पढ़ लेंगे, मैंने बताया भी है। द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन, ये तो नर्सरी केजी क्लास का बच्चा जानता है जी। हाँ, द करेक्ट आंसर इज O3। ठीक है, चलिए तो ये MCQs का ये सीरीज, ये जो मॉडल पेपर 1 था, सभी स्टूडेंट के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन, हालांकि बहुत सिंपल चीज़ है, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था, लेकिन मेरे समझ से कि अब ये कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर होगा, आप लोगों को एक्साइटमेंट मिलेगा, आप लोग इनकरेज्ड होंगे और इस तरह के 40 का 400 सम्स, 400 MCQs कर देने में सक्षम होंगे और हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह के अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।